इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लावे आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे विशेषज्ञ से सीधे स्टूडियो से कर सकें। तो बात आई है विषय की, तो विषय रहेगा सर्दियों के मौसम में फसलों का बचाव कैसे करें। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, उप मंडल कृषि अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग चीका कैथल से। उनसे बातचीत करेंगे रसाला भाई। साथियों, जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322, और जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए STD कोड आवश्यक रहेगा। STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। एक निवेदन रहेगा साथियों से कि विषय से संबंधित ही फोन करें। कुछ साथी विषय से हट के फोन कर देते हैं, जिससे आपका समय बर्बाद होता है, हमारा समय भी बर्बाद होता है। और बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी समस्याएं होती हैं वो फिर फोन नहीं कर पाते। तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। बात विषय की एक बार फिर बता दें, विषय रहेगा सर्दियों के मौसम में फसलों का बचाव कैसे करें। तो चलते हैं स्टूडियो, करते हैं बातचीत। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की ओर से राम राम। किसान भाई जाना है कि दिन मंगलवार है और इस दिन हम जो है ना फोन इन कार्यक्रम लेके आते हैं। और आज हमारा जो इस कार्यक्रम में विषय रहेगा वो रहेगा सर्दी के मौसम में फसलों का बचाव कैसे करना है। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर विनोद कुमार, उपमंडल कृषि अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिसाले भाई, और मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जानते हैं कि आजकल जो है ना ठंड का मौसम है और इस मौसम में जो है ना कई ढाल की फसलें जो है ना हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने अपने खेत में उगा रखी हैं। पर इसके साथ साथ जो है ना जो सर्दी के मौसम की जो फसलें हैं, तो आज हम उनसे आपसे जानना भी चाहेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनका जो है ना किसान पाले से बचाव कर सकें या जो सर्दी का मौसम है ठंड से भी बचाव कर सकें। तो इस विषय में जानकारी आज आप हमारे को दें। रिसाले भाई, क्योंकि रबी का सीजन चला हुआ है और मैं अगर उत्तरी हरियाणा और डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे जी? जिले सिंह बोल रहे जी, मैं तो कौन दुगारी से जी। दुगारी से जी, पूछिए क्या पूछना चाहोगे? गेहूं में स्प्रे करा था 240 का जी, और जैसे चौड़ी पत्ती का जी, वो गेहूं गिर गई जी, क्या बात? कितनी मात्रा आपने करी थी? क्योंकि 240 हमारी 250 ग्राम जी। 250 ग्राम, क्योंकि हमारी 240 दो प्रकार की आती है। एक तो हमारी 36% की आती है, एक हमारी 58% की आती है। 58% था जी। 58% की, तो उसकी मात्रा हमारी 250 ml ही मात्रा है उसकी जो स्प्रे करनी चाहिए। और क्योंकि 240 आपकी किस्म कौन सी है उसमें जिले सिंह जी? वाह जी, 327। तो उसमें क्या समस्या आई आपकी? वह जल्दी जी गिर गई है, उठ ले रही यार। 10-12 दिन है। कब की बिजाई आपकी? नवंबर की आज बिजाई, तो 10 तारीख की। तो लगभग आपकी फसल 2 महीने से ऊपर हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार था वो कितना रहा उसके अंदर? कितनी ज्यादा सूख रहा जी, सारे अंदर ही सारा सूख गया है वो। मान ले सूख रहा, बस सूखी जागा जी, जिस तरह गुड्डे वाली हो जी, 6 कैच इस तरह बटल रहा।
तो अब उसमें ऐसा करना आप कि अगर ये लगातार ऐसे ही चलता रहे तो उसके अंदर आप एक काम करना कि वहाँ आप जिंक और यूरिया का मिला के स्प्रे करवा देना, जिसमें हमारा 2 से 2.5 किलो यूरिया रहेगा और 500 ग्राम हमारा जिंक सल्फेट 21% रहेगा। अगर आप उसका स्प्रे करवा दोगे तो वो ये जो आपकी फसल मुरझाई लग रही है ना आपको, ये ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। और अब पानी का समय भी आपकी फसल का, पानी कब लगाया आपने? पानी तो एक ही दिए थे जी बस शुरू में। तो अब जो, क्योंकि 2 महीने के आसपास फसल होगी है और लेट ज्वाइंटिंग का स्टेज है आपकी फसल की, तो अब उसके अंदर पानी भी लगाना है। आप परसों का मौसम देख के उसमें पानी भी लगाना और उसमें पानी लगाने के बाद एक स्प्रे भी करवा देना, फसल ठीक हो जाएगी आपकी। सर बरसात हुई थी जी, यहाँ से दोबारा से जी पानी आ रहा है। कब हुई है बारिश? ये 1 हफ्ता है जी सर। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो उसकी अवस्था देख के आप बेशक आप जो है ना, क्योंकि हमारी फोरकास्ट भी है 23 तारीख की और 23 तारीख को वर्षा का अनुमान भी है, तो उसके बाद आप एक स्प्रे उसमें जरूर करवा देना, जिंक और यूरिया के मिला। थोड़ा जो बता रहे कागज बदल की दवाई हो आज कहा जैसे बता जी। नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं आती आपकी, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। बदल रोक दे जी कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। अच्छा जी। हाँ, 250 ग्राम यूरिया थी, जो 2.5 किलो 2 से 2.5 किलो यूरिया और 500 ग्राम आपका जिंक सल्फेट 21%, उन दोनों का घोल बना के और 100 लीटर पानी में स्प्रे करवा देना। ठीक है, धन्यवाद जी। तो रिसाले भाई, मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि रबी का सीजन हमारा चला हुआ है और हमारे में अगर उत्तरी हरियाणा की और दक्षिण हरियाणा की बात करूं तो उसमें हमारी मुख्यतः 4 फसलें मुख्यतः लगाई जाती हैं, जिसमें हमारी गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है और उत्तर हरियाणा में तो चना नहीं है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में कुछ स्थानों पर जैसे रोहतक है, सोनीपत है, आपका महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, या कुछ काश्त जो है हमारी चने की और दालों की भी की जाती हैं। तो क्योंकि अब मुख्य फसल हमारी गेहूं की है और सरसों की बहुत ज़्यादा हमारी क्षेत्र में साउथ हरियाणा में लगाई जाती हैं, तो अब जो कि सीज़न जो चला हुआ है और मौसम आप देख रहे हो कि मौसम लगातार जो है बदलाव की ओर है। कभी मौसम में ठंड ज़्यादा हो जाती है और कभी मौसम में जो है आज का अगर मैं तापमान की चर्चा करूं तो आज मौसम में बहुत गर्मी है जी। तो निश्चित रूप से ये बदलाव जो हैं, ये भिन्न भिन्न वातावरण जो बदल रहा है हमारा, निश्चित रूप से हमारी फसलों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो इस समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए और अपने फसलों का, खासकर गेहूं का और खासकर सरसों का ध्यान रखना चाहिए। और जो कि सब्जियां भी बहुत सारे किसानों ने लगाई हुई है, आलू हमारे क्षेत्र का एक मुख्य फसल है, मटर है हमारी, तो उन पे भी ये पाला जो है या सर्दी जो है, अधिक सर्दी जो है असर डाल सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं का जिक्र करें तो इसके गेहूं के ऊपर क्या प्रभाव रह सकता है? अगर मैं गेहूं की फसल की अगर चर्चा करूं तो ये जो सीज़न आपका तापमान जो चला हुआ है, ये तापमान जो है गेहूं के लिए बहुत ही उचित है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पिछले 1 माह से जो हमारी लगातार ठंड पड़ी है जी, उस ठंड से अगर आजकल आप फील्ड में देखें। डॉक्टर साहब, पहले एक फोन ले लेते हैं जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका नाम बताइए, क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हो? मेरा नाम जी बंसीलाल है जी। हाँ, कौन से गांव से बोल रहे हो बंसीलाल जी? कहाँ से बोल रहे हो? राम तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला। जी। हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? ये गेहूं के ठंड के बारे में बताइए। गेहूं भी ठंड का महीना जी? नहीं, किसने कहा गेहूं का ठंड के ऊपर कोई असर आता है गेहूं के ऊपर? ये किसने कहा आपको? नहीं। अब ये जो मौसम चला हुआ है, ये हमारे गेहूं के लिए बहुत सुटेबल मौसम रहा है पिछला 1 माह जो गया है। तो उसके दौरान हमारी फसल के ऊपर ठंड से जो है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो थी, जो वनस्पतिक जो उसकी वृद्धि थी, वो रुकी हुई थी और गेहूं ने बहुत सारा फुटाव किया है। तो ये मैं सिर्फ अगर गेहूं की फसल की बात करूं तो वो मौसम जो निकला है हमारा पिछला 1 महीना, वो गेहूं के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम निकला है और उससे गेहूं ने पूरा फुटाव लिया है। अन्य जो फसलें हैं, जैसे हमारी अब जैसे तापमान में बदलाव आ रहा है, या अन्य जैसे हमारी फसल सरसों है या आलू है, मटर है, तो उन फसलों पर तो कुछ न कुछ इस पाले का असर पड़ा है, लेकिन गेहूं के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। ठीक है जी। तो जहां तक मैं अभी रिसाले भाई मैं गेहूं की बात कर रहा था, तो गेहूं के लिए बहुत ही उचित तापमान रहा है और मुझे पूरी आशा है किसान भाई जो हैं, उन्होंने जो उसकी खाद की जो मात्रा होती है, जो यूरिया की जो मात्रा हम देते हैं गेहूं के अंदर, वो उन्होंने पूरी कर ली होगी। क्योंकि जैसे हमारी रिकमेंडेशंस हैं, हमारी सिफारिशें, वैज्ञानिक सिफारिशें हैं कि गेहूं के अंदर लगभग 24 किलो हमें फास्फोरस का इस्तेमाल करना होता है और लगभग 50 से 60 किलो हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और हम साइंटिफिकली ये रिकमेंड करते हैं कि किसान भाई इन सारी खादों का इस्तेमाल जो है 45 से 50 दिन के अंदर अंदर कर लें और उसके बाद उसमें खाद ना डालें। आज अगर मैं गेहूं की स्थिति की बात करूं तो गेहूं लगभग हमारी अगर टाइमली किसान भाइयों ने बिजाई की है
तो लगभग हमारी गेहूँ जो है 60 से 70 दिन के आसपास हो चुकी है जी। तो इस समय क्योंकि लेट ज्वाइंटिंग एक अवस्था होती है हमारी किसानों गेहूँ की, तो लेट ज्वाइंटिंग की अवस्था हमारी अभी आई हुई है और किसान भाई जो है इस लेट ज्वाइंटिंग अवस्था में सिंचाई का पूरा ध्यान रखें। अगर आज से 5-10-15 दिन पहले 10 दिन पहले अगर वर्षा नहीं हुई है तो किसान भाई से मेरा निवेदन है जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई है तो किसान भाई वहाँ पहले एक फोन लेते हैं जी। हेलो 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 नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं गुरबचन बोल रहा जी प्रतापगढ़ से। जी पूछिए गुरबचन जी, क्या पूछना चाहोगे? हाँ जी, बरसीन है जी कनाल जी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी फूई लग रही है जी, तो उसमें क्या करें जी? उसमें अगर बरसीम आपकी है तो 500 ग्राम सल्फर ले लें आप 80%। अच्छा जी। या M45 नाम से आपको दवा मिलेगी वो ले लें 500-600 ग्राम, उसका 100-150 लीटर पानी मिला के स्प्रे करवा दें। अच्छा जी। तो आपकी वो जो फंगस उसके ऊपर लगी हुई है ठीक हो जाएगी। और ये फंगस उसी समय ज्यादा बढ़ती है जब हमारा तापमान बहुत कम होता है। लेकिन क्योंकि फंगस से मतलब चिटी खांसी हो रही है जी। हाँ, तो ये तापमान जब हमारा कम होता है तभी होती है। लेकिन आज और कल आपने देखा है कि तापमान हमारा बदल रहा है तो ये फंगस ऑटोमेटिक भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने बताया काफी जगह आई हुई है तो आप सल्फर जो है 80% लें और उसका स्प्रे करवाएं। अच्छा जी। जी। तो रिसाले भाई हम गेहूं की चर्चा कर रहे थे तो क्योंकि अब स्टेज हमारी वो आ चुकी अवस्था वो आ चुकी है कि लेट ज्वाइंटिंग अवस्था है और ये इस समय जो है किसान भाइयों के अपने गेहूं की फसल के अंदर पानी लगाना बहुत आवश्यक होता है। और निश्चित रूप से किसान भाइयों ने पहले सभी जो अपनी क्रियाएं हैं, चाहे वो खाद पूर्ति की अवस्थाएं हैं क्रिया है या खरपतवार नियंत्रण की अवस्थाएं हैं, वो आपका उन्होंने भरपूर उसका कंट्रोल किया होगा। और निश्चित रूप से अगर किसान भाई अब आने वाले समय में मौसम के अनुसार मौसम को देखते हुए फोरकास्ट को देखते हुए अगर अपनी फसल की देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी पैदावार किसान भाइयों को मिलने वाली है। डॉक्टर साहब जो देखते हैं कई बार जो है ना किसान भाई पछेती जो है ना बिजाई करते हैं जी, क्या उनकी फसल के लिए भी कोई सावधानी बरतने की जरूरत है अभी? आप क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र है इसमें हम पोटैटो का काफ़ी एरिया हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आता है और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर आलू की बिजाई की जाती है किसान भाई कोशिश करते हैं कि आलू के बाद जब कच्चे आलू को किसान भाई उखाड़ते हैं, जब उसकी फसल ले लेते हैं तो उनके पास समय बचता है तो उस समय किसान भाई दिसंबर या जनवरी के दौरान जो है गेहूं की बिजाई भी करते हैं। तो गेहूं की बिजाई उस समय जब करते हैं तो हम जो देर से बोने वाली किस्में हैं उन किस्मों को ही हम रिकमेंड करते हैं कि किसान भाइयों को वो बोनी चाहिए। कई बार किसान भाई क्या करते हैं जो किस्में हम समय पे बिजाई करते हैं उन्हीं की बिजाई लेट अवस्था में कर देते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाई ऐसा बिल्कुल भी ना करें और वैज्ञानिकों द्वारा जो देर से बोई जाने वाली किस्मों की सिफारिश की गई हैं उन्हीं किस्मों को बोएं। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि किसान भाई समय पर बोने वाली किस्मों की अगर बिजाई करते हैं लेट अवस्था में तो किसान भाइयों को लगभग 10 किलो गेहूं की उपज में प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान होता है। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं जी। हेलो 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 नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं ईश्वर का बोझ बोल रहा हूँ गाँव सांतड़ी से जी। पूछिए क्या पूछना चाहोगे? ये लसड़ी के बारे में पूछना जी, जैसे मान ले बढ़वार मोटा लहसुन बैठे उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो आपका जो मौसम अभी गया है ना वो मौसम बहुत अच्छा मौसम गया है, वो बहुत अच्छा आपका मौसम गया है और निश्चित रूप से जो आपकी बढ़वार की जो अवस्था है जैसे मौसम खुलेगा तापमान बढ़ेगा तो अब बढ़वार भी होने उसकी आरंभ हो जाएगी। जितना पौधे का जो तना है आपका जितना भोजन बनाएगा आपके लहसुन का साइज उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कभी भी इस किसी के बहकावे में आके कोई ऐसी दवा ना डालें जो आपको ये कह के दी जाए कि ये आपके लहसुन को मोटा कर देगी, आपके लहसुन को बड़ा कर देगी। क्योंकि जो आपने न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पोषक तत्वों की मात्रा आपने जो देनी थी फसल को वो आप दे चुके हैं। अब ये तापमान पे डिपेंड करेगा। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो ही तापमान बढ़ता है तो प्याज में और लहसुन के अंदर थ्रिप्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अब आने वाले समय में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो छोटे छोटे जीव जिसको हम थ्रिप्स या तेला बोलते हैं वो तेला आपकी फसल को अटैक ना कर पाए। उसका आप रोजाना अपने खेत में जाइए, उसका निरीक्षण कीजिए और उस फसल का ध्यान रखिए तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी पैदावार मिल पाएगी। डॉक्टर साहब जैसे देखिए सर्दी का मौसम है जी, पर मौसम जो है ना बदलता भी रहा है, पर आज भी थोड़ी गर्मी महसूस हुई जी। डॉक्टर साहब क्यों ना जो है ना आज हम जो है ना थोड़ी मौसम के बारे में भी जानकारी ले लें कि मौसम क्या कह रहा है आज।
देखो हमारा जी किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो वातावरण में नमी की मात्रा 80 से 45% रही, हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 29 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 22 से 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जिले में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद किसान भाइयों, 24 जनवरी से फिर से मौसम खुश्क, रात्रि तापमान में गिरावट आने और कहीं कहीं पर अलसुबह धुंध आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि 22 और 23 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में छिड़काव और सिंचाई का कार्य रोक ले। साथ ही किसान भाई, आप अपनी सरसों की फसल की निरंतर निगरानी करते रहें, क्योंकि इस समय सफेद रतुआ बीमारी होने की संभावना हो सकती है। उसके रोकथाम के लिए अब 600 से 800 ग्राम मैनकोजेब को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। छिड़काव 15 दिन के बाद दोहराएं और ध्यान रखें छिड़काव 23 जनवरी के बाद करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे गेहूं बारे कि गेहूं की आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था रिसाले भाई कि जो हमारा आलू का और मटर का जो क्षेत्र है, बहुत सारे किसान भाई उसमें लेट वैरायटीज हमारी गेहूं की बोते हैं जी। तो उसके लिए क्योंकि बिजाई तो हो चुकी है, फरवरी माह अब शुरू होने वाला है, तो फिर भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाई जो हैं जो लेट वैरायटीज जो बोते हैं तो उन्हीं वैरायटीज़ को वो बोएं जिस वैरायटीज़ की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। साथ साथ ये बात भी ध्यान रखें कि जो बीज की मात्रा हम नॉर्मल बिजाई में, जो समय की बिजाई करते हैं, वहाँ जब 40 किलो बीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो लेट वैरायटीज़ में, लेट बिजाई में किसान भाई लगभग 50 से 60 किलो बीज इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, बात यह है कि अगर वो लेट भी बिजाई कर रहे हैं जी, देखो उनकी फसल पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा जी। साथ साथ में बीज की मात्रा भी इन्होंने बढ़ानी पड़ेगी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वो तीसरी फसल लेना चाहते हैं आलू के बाद या मटर के बाद, तो वो गेहूं ना लेके ऐसी फसल बोएं जैसे तेल वाली फसलें हमारी, जैसे सूरजमुखी है या हमारी पल्सीज हैं या हमारी मक्का है। क्योंकि आजकल का अगर फरवरी माह में अगर हम मक्के की बिजाई करते हैं तो ऐसा देखने में आया कि इतने अच्छे अच्छे बीज मार्केट में अवेलेबल हैं कि जो आपको 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपको देते हैं। साथ साथ क्योंकि सरकार, भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा तेलीय फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, अगर उस स्थान पर गेहूं के स्थान पर हम सूरजमुखी की बिजाई करें तो सूरजमुखी भी हमारे लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ निकल जाती है और किसान को बहुत अच्छा आर्थिक लाभ हमेशा दे के जाती है। तो निवेदन यही करूँगा किसान भाइयों से कि अगर वो लेट हो चुके हैं तो वहाँ गेहूं की बिजाई ना करें, उसके स्थान पर मक्का या सूरजमुखी या मूंग उसकी बिजाई आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मूंग भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है और आपको दोहरा लाभ देती है। वो आपको पैदावार तो देगी, साथ साथ उसके आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो सोइल की हेल्थ है, भूमि की जो उर्वरता शक्ति है, उस शक्ति को भी मूंग की फसल आपकी बढ़ाएगी। यानी कि डॉक्टर साहब हरी खाद का काम मूंग की करेगी। हरी खाद का तो करेगी, लेकिन जो क्योंकि मूंग की जो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं जो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, उन दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर छोटे छोटे नोड्स होते हैं। उन नोड्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज हमारे काम करते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर फिक्स करने का काम करते हैं। और वो जो फिक्सेशन के बाद जब भी आप अगली फसल लेते हैं तो उस फसल के अंदर वो माइक्रोब्स, वो नाइट्रोजन बहुत अच्छा एक प्रभाव अगली फसल पर डाल सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे गेहूं के साथ साथ किसान भाई सरसों की भी बिजाई करते हैं जी। अपना जो इलाका है सरसों की फसल का जी, इस मौसम में क्या जो है ना फसल, ये जो सरसों की फसल है, इसके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से पड़ सकता है, क्योंकि मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ये बताने का आपको प्रयास किया था कि
जो मौसम के अंदर जो बदलाव है, जैसे पहले हमारी ठंड पड़ती रही तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू आने की संभावना अधिक थी। जी बिल्कुल। अगर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है तो मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बहुत ही कॉमन हमारा एक केमिकल साल्ट है, उस साल्ट का जिसको हम मैंकोजेब बोलते हैं, M45 के नाम से मार्केट में मिल जाता है। अगर उसकी 500-600 ग्राम की मात्रा आप अपनी फसल में करते हैं 100-150 लीटर पानी में मिला के, तो निश्चित रूप से उसकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो ही तापमान बढ़ता है, और क्योंकि अब फलियां बननी आरंभ हो चुकी हैं, फ्लावरिंग सबकी हो चुकी है, फलियां बननी आरंभ हो चुकी है, तो फलियों के ऊपर हमारा एक इंसेक्ट जिसको हम चेपा एफिड बोलते हैं। जी बिल्कुल। एफिड जो है छोटा छोटा एक जू प्रकार का एक हमारा एक जीव होता है। डॉक्टर साहब पहले तो जो है ना एक पाउडर सा नजर आता है फली के साथ साथ। पाउडर तो वो पाउडर मिल्ड्यू का हो सकता है, उसके साथ साथ फिर जो है ना वो छोटे से कीट में बदल जाएगा। उसके बाद फिर जो है ना और बड़ी सुंडी टाइप हो जाएगी। नहीं रिसाले भाई, मैं यहाँ इसमें आपको इस बात को क्लियर करना चाहूंगा आपसे। जो पाउडर है वो पाउडर आपकी एक बीमारी है, और जो जीव है वो एक इंसेक्ट है। बीमारी अधिक ठंडे तापमान में अटैक कर सकती है, उसके लिए हम M45 इस्तेमाल करते हैं, M45 इस्तेमाल करते हैं। जो जीव है, जो कीट है, उसको हम एफिड बोलते हैं। उस एफिड अगर वो अटैक करता है, वो एफिड जो है रस चूसने का काम करता है। जी बिल्कुल। तो जब रस चूसता है तो उसके लिए किसान भाइयों को फौरन जैसे ही वो दिखाई देता है, किसान भाइयों को फौरन किसी ऐसे अंतर प्रवाही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए जो पौधे के अंदर जाए, ताकि अंदर जाने के बाद जैसे ही हमारा इंसेक्ट उस फली का रस चूसे तो वो जहर उसके पेट में जाए और वो एब्डोमेन के जहर से मर पाए। तो उसका एक जो रोकथाम है वो निश्चित रूप से किसान भाइयों को बहुत जल्दी करनी चाहिए। तो साथ साथ अब क्योंकि गेहूं की अवस्था है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मौसम के ध्यान से, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा मौसम विभाग के द्वारा भी ये फोरकास्ट की गई है कि अगले आने वाले दिनों में वर्षा हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। तो किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि वो इस मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों को पानी लगाएं, क्योंकि अगर वो पानी लगा देंगे और फिर उसके बाद बारिश हो जाएगी और पानी अगर खड़ा हो जाएगा तो गेहूं की फसल के ऊपर वो विपरीत प्रभाव डाल सकता है और फसल हमारी गिर भी सकती है। तो इसलिए वो ध्यान रखें। और साथ साथ जिन किसान भाइयों ने अभी तक चौड़ी पत्ती की रोकथाम नहीं की है या मंडूसी की रोकथाम नहीं की है, क्योंकि मंडूसी और चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं हमारे गेहूं में बहुत भारी रूप से नुकसान करते हैं। अगर किसी किसान भाई ने अभी तक लेट बिजाई के बाद इन दोनों खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया है, तो वो जो निर्धारित हमारी वीडीसाइड्स हैं जो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सिफारिश शुदा हैं, उन वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करके उस चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों का रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जैसे गेहूं के साथ साथ सरसों का भी जिक्र किया जी, और इसके साथ साथ देखते हैं कि आजकल जो है ना आलू जो है ना कुछ किसान भाइयों ने कच्चे रूप में ही पाट लिए जी, लेकिन अगर वो इसके स्थान पे अगर आप गेहूं का बोना चाहें जी, तो वो कौन सी किस्म लें? क्या ये उसके बराबर निकल सकती है जो दूसरी इन्होंने समय से बोई है? जैसे अब क्योंकि हमारी जो अर्ली वैरायटीज हैं जो समय पे जिनकी बिजाई की जाती है वो किस्में हमारी अलग है गेहूं की। जो लेट वैरायटीज में हमारी किस्में आती हैं उसमें आपकी 3077 है, 3765 है, 373 है। ये 3-4 वैरायटीज़ हमारी बहुत प्रचलित वैरायटीज़ हैं और किसान भाई उसका उससे बिजाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि वो क्षेत्र जो हमारा आलू का ही क्षेत्र है, आलू का क्षेत्र जो है बहुत कम क्षेत्र है हमारे ज़िले में, लगभग 20,000 एकड़ तक का ही आलू का क्षेत्र है, तो इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है। और लगभग हमारे अगर मैं जिला कुरुक्षेत्र की बात करूं या कैथल की बात करूं, अम्बाड़ा की बात करूं, तो लगभग यहाँ 10 लाख हेक्टेयर तक का हमारा क्षेत्र है जो गेहूं के अंतर्गत आता है। क्योंकि लेकिन हाँ, वास्तव में क्योंकि हमारे इस क्षेत्र की मुख्य फसल गेहूँ ही है, और अगर किसान भाई की अगर देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक बहुत अच्छी पैदावार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब क्या इस मौसम में कोई बीमारी भी आ सकती है? सर्दी के मौसम में? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रिसाले भाई आपने, क्योंकि तापमान में अप डाउन जो है तो पिछले वर्षों के दौरान हम देखते आ रहे हैं कि एक छोटी सी बीमारी जिसका नाम बहुत छोटा सा है लेकिन वो कई बार बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है, उसको हम बोलते हैं येलो रस्ट, पीला रतुआ। वो धान का जो हमारे गेहूं का जो क्षेत्र है कुछ किस्मों के ऊपर वो बहुत भारी रूप से अटैक करता है, और उसका प्रभाव जो है सबसे पहले जो हमारा हिमालय का तराई का क्षेत्र है, यमुनानगर से ऊपर का जो क्षेत्र है, वहाँ से वो शुरू होता है। और उसके बाद कुछ ऐसी किस्में हमारे प्रदेश में लगाई जाती हैं जो उसके प्रति बहुत ससेप्टिबल है, उसके प्रति वो प्रतिरोधक नहीं है। तो अगर कहीं भी आपको अपने पत्ते के ऊपर, गेहूं के किसी पत्ते के ऊपर आपको हल्दी जैसा पाउडर लगा नजर आता है, तो
तो फौरन उसका अपने कृषि विशेषज्ञ से आपकी सलाह लें, और जो कृषि विशेषज्ञ कृषि अधिकारी आपको दवा की सिफारिश करते हैं उसका इस्तेमाल करें और उसको तुरंत ही उसकी रोकथाम करने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो गेहूं की फसल है उसमें पीला रतुआ आ गया, लेकिन वो कई बार रड़ी में आता है, कई टुकड़ों में पैचीज में नजर आता है। मैंने आपको इसलिए बताया रिसाले भाई कि पीलापन किसी गेहूं की फसल के ऊपर पीलापन ही रतुआ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि पत्ते के ऊपर आप हाथ लगा के देखें, अगर आपके हाथ के ऊपर हल्दी जैसा पाउडर लगता है तो वो निश्चित रूप से पीला रतुआ है। अगर वो सिंपल आपको ऐसे ही दिखता है पत्ता पीला है, तो वहाँ किसी न किसी अन्य वजह से, चाहे वो न्यूट्रिशन की कमी हो, चाहे वाटर लॉगिंग कंडीशन वहाँ हो गई, वहाँ आपकी रड़ी मोस्टली गेहूं में वहाँ पीली होती है जहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो आप जब भी आपको इसका ऐसा आपको अंदेशा हो कि मेरे खेत में पीला रतुआ का अटैक हो गया है, तो वहाँ आपने पहले उस पत्ते के ऊपर जाके उस पत्ते को देखें, अच्छी तरह जांच करें, और अगर आपके हाथ पे पीला पाउडर लगता है तभी आप ये समझें कि आपके खेत में पीला रतुआ का प्रकोप हुआ है, और उसकी जो निर्धारित हमारी दवा है उसकी उचित मात्रा में आप उसका स्प्रे करके उसकी रोकथाम कर सकते हैं। कौन सी दवाई डॉक्टर साहब ले ताकि किसान भाई इस बीमारी से फसलों से छुटकारा पा सके? उसकी जो हमारी वैज्ञानिक रिकमेंडेशंस हैं, जो वैज्ञानिक सिफारिश हमारी, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश शुदा जो हमारी चीज़ें हैं, जो फंजीसाइड्स हैं, उसमें प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, वेलिडामाइसिन, ये 3-4 दवाइयाँ हैं जिसका आप इस्तेमाल करके, टेबुकोनाजोल, इसका टेक्निकल हमारे साल्ट्स हैं जिसमें टेबुकोनाजोल है, आपका प्रोपिकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल आदि दवाइयाँ हैं। अगर इनकी उचित मात्रा में अगर टाइमली स्प्रे किया जाए तो निश्चित रूप से आप इसका रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं वो अपनी फसलों को जो है ना ठंड से, सर्दी से बचा सके? क्योंकि क्षेत्र की जो मुख्य फसल गेहूं है, और अब मौसम का बदलाव जो है वो बदलाव, क्योंकि गर्मी के, अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर गर्मी बढ़ती है तो क्योंकि फरवरी का फर्स्ट वीक जो है हमारा वो समय है जब दाना बनने की प्रक्रिया और दूध बनने की प्रक्रिया हमारी आरंभ हो जाती है, तो उस दौरान किसान भाई ये ध्यान रखें कि अपने जहाँ भी सिंचाई की अवस्था है सिंचाई अवश्य लगाएं। अगर उस दौरान अगर तापमान बढ़ जाता है जी और सिंचाई समय पर नहीं लगाई जाती तो उस समय हमारे दाना सिकुड़ने की समस्या गंभीर रूप से हमारे खेतों में आ सकती है और आपको उससे पैदावार में भयंकर हानि का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रिसाले भाई, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसानों में आज का हमारा विषय था सर्दियों के मौसम में फसलों का बचाव कैसे करें। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार, उपमंडल कृषि अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग चीका कैथर से, और उनसे बातचीत कर रहे थे रसाला भाई। इसी के लिए आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम।